मैं आपका बहुमूल्य समय नष्ट किए बगैर सीधा पॉइंट पर आता हूँ। ये रहा इस सीरीज का इंडेक्स। आप इसे पढ़ लीजिए ताकि आपकी क्यूरोसिटी इंक्रीज हो सके। ये सीरीज कुल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी क्योंकि एक वीडियो में कंपाइलेशन असंभव था। और इस सीरीज में मैं आपको वही सेम बातें नहीं बताऊंगा जो आपको हर कोई बताता है। बहुत कुछ नया बताऊंगा। इसलिए हो सकता है कि वीडियोस थोड़ी लंबी ज़रूर हो, लेकिन क्या करें, मुझे आधी नॉलेज देना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बट मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ना ही आपका समय नष्ट होगा और ना ही आप बिल्कुल भी बोर होगे। इसलिए धीरज धरकर वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ये सीरीज मैंने बहुत रिस्क लेकर बनाई है और बहुत मेहनत से भी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करें। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भूमिका बनाना आवश्यक समझता हूँ कि ये पूरी सीरीज प्रूफ्स पर तो बेस्ड है ही, परंतु उससे भी अधिक ये सीरीज लॉजिकल एनालिसिस और पैटर्न रीडिंग पर भी बेस्ड है। और पैटर्न रीडिंग कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। लॉजिकल एनालिसिस और पैटर्न रीडिंग कर करके कितने ही महान लीडर्स ने अनेकों बार न केवल अपनी जान बचाई थी, अपितु अपने अभियानों को भी सफल बनाया था। जैसे आचार्य चाणक्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेपोलियन बोनापार्ट। इस संसार में ऐसा कोई लीडर नहीं जन्मा जिसने लॉजिकल एनालिसिस और पैटर्न रीडिंग के बिना कोई जंग जीती हो। पैटर्न रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और आज तो स्किल की इंपॉर्टेंस कई गुना तक बढ़ जाती है, क्योंकि आज हम एक ऐसे घटिया युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ मिलावटी और नकली हो चुका है। सब कुछ मीन्स सब कुछ। आप सच और झूठ, सही और गलत, इन सब में अंतर ही मालूम नहीं कर सकते हो। इतना उन्होंने कंफ्यूजन और क्योस क्रिएट करके रखा है। चीज़ें इस हद तक बिगड़ चुकी है कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद पड़ जाता है तब वो बोलना भी बंद कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप किस न्यूज़ चैनल, किस बिजनेसमैन या किस नेता पर विश्वास कर सकते हो कि वो आपको सच बताएगा। और ऐसी सिचुएशन में काम आती है आपकी लॉजिकल एनालिसिस और पैटर्न रीडिंग की स्किल, जिसकी सहायता से आप डॉट्स को कनेक्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो और सच्चाई का पता लगा सकते हो। अब आप पैटर्न रीडिंग की इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए चलते हैं वीडियो के फर्स्ट सेक्शन पर। सबसे पहले हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ताकि आगे वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं कुछ टर्म्स के नाम नहीं लेने वाला, नहीं तो इस वीडियो के टेक डाउन होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाएंगे। होता क्या है कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब एल्गोरिथम एकदम से पकड़ लेता है। आप समझ ही सकते हो मेरी सिचुएशन को, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखते रहोगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता रहेगा, क्योंकि सारे टर्म्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहेंगे। सबसे पहला टर्म है ये एक ऐसा रिलीजन है जिसमें असल भगवान पर यकीन रखने के बजाय लोग इसको अपना भगवान मानते हैं। इसी को इस्लाम में इब्लीस और हमारे पवित्र हिंदू धर्म में कली कहा गया है। हालांकि ये लोग भी भगवान के अस्तित्व को डिनाई नहीं करते, बट स्टिल पर्पसली इसी को अपना सेवियर मानते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है या फिर ये दोनों सेम कैसे हुए, तो इस सवाल का डिटेल में जवाब मैं आपको अपने इस सीरीज के 7th पार्ट के FAQ सेक्शन में दूंगा। दूसरा टर्म है ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो सालों से इस दुनिया को कंट्रोल करते हुए आ रही है। इसमें जितने भी लोग जुड़ते हैं वो एलीट क्लास के होते हैं और वो भी इसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, और उन्हें अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है ताकि वो उनके शैतानी एजेंडास को आगे ले जा सके, और बदले में वो सोसाइटी उन्हें पैसा, शोहरत और पावर देने का वादा करती है। अब कुछ ना समझ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर आत्मा बेचती तो वो व्यक्ति जीवित कैसे है। तो देखो, चीज़ें ऐसे काम करती है कि अभी तो उन्होंने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अभी उन्हें वो सब भी मिल गया जो वो चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें वो सब भी करना होगा जो शैतान उनसे करवाना चाहता है, और मरने के बाद उनकी आत्मा को शैतान उठाकर ले जाता है। इट इज़ अ सिंपल मैथमेटिक्स। ये वैसा ही है जैसे अगर कोई व्यक्ति काला जादू करे तो अभी तो वो अपना कार्य सिद्ध करवा लेगा उस भूत प्रेत के हाथों जिसे उसने साधा होगा, लेकिन मरने के बाद वो प्रेत उसकी आत्मा को अपने साथ उठाकर ले जाएगा। तो ये चीज़ अगर इतने छोटे लेवल पर भी काम कर सकती है तो वो तो सीधा तुम शैतान के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, वहाँ तो तुम बच ही नहीं सकते। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता इन शॉर्टकट्स का।
क्योंकि जीते जी भी वो व्यक्ति फ्रीली उस वेल्थ और सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकता। अरे एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद एक कदम भी उसकी मर्जी के बगैर वो व्यक्ति बढ़ा नहीं सकता, इतना जकड़ लिया जाता है। इसलिए कोई फायदा नहीं है इन शॉर्टकट्स का। If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. खैर, कहा जाता है कि इस सोसाइटी का जन्म 1 मई 1776 को हुआ था, बट ये सिर्फ इनका कहना है और इनको सच बोलना तो आता नहीं। तो सच क्या है वो हम आगे समझेंगे। बट अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पर, और वो है ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी है और इसे 1717 में फॉर्म किया गया था। आप ऐसा समझ लो कि ये इसके अंडर ही काम करती है और यहाँ भी एलीट लोग ज्वाइन होते हैं और यहाँ उन्हें डिग्रीज में रैंक्स दी जाती है। सबसे बड़ी डिग्री होती है ये, और इस रैंक को अचीव करने वाला बंदा ये कहलाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉल्ट डिज्नी भी यही था। इन लोगों का भी सेम ही प्रोफाइल होता है। ये लोग भी इसी रिलीजन को फॉलो करते हैं और वही अपने शैतानी एजेंडास पर काम करते रहते हैं। और इसके अलावा ये लोग अपने आप को सबसे सुप्रीम रेस समझते हैं। और वैसे मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये लोग सामने से तो आपको कहेंगे कि हम लोग सेक्युलर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जोरों शोरों से डेविल वर्शिपिंग करते हैं। ये मुंह पर झूठ बोलना इनकी पुरानी आदत है। ये अगर आपके सामने किसी इंसान की बलि भी चढ़ा रहे होगे ना, तो आपको कहेंगे कि ये इंसान नहीं है, गुड्डा है। और आपका आईक्यू लेवल इतना नीचे आ चुका है अलग अलग कारणों के कारण कि आप उनकी इस बात को भी सच मान लोगे। ये जैसे एक मैंने आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई, लेकिन इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी झूठ बोलने की सीमा यहाँ तक है। और अगर आपको इनके होने का प्रूफ चाहिए तो इन लोगों के लॉजिक्स आपको दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया में भी जगह जगह, खास करके दिल्ली में, आपको इनके लॉजिक्स देखने को मिल जाएंगे। खुले आम ढिंडोरा पीटा हुआ है इन्होंने, लेकिन हम लोग आराम से सोए हुए हैं। हर साल हजारों बेवकूफ़ लोग इनकी संस्था को ज्वाइन करते हैं। इंडिया में भी ये ज्वाइनिंग बहुत बड़े स्तर पर चलती है। ऐसी बहुत सी बड़ी हस्तियां भी है जिन्हें शायद आप पूछते हो, लेकिन वो इसी सोसाइटी के एक डिक्लेयर्ड मेंबर थे। और ये मैं कोई अपने मन से बनाकर बातें नहीं कह रहा हूँ, ये सब पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन आप जो ये मैट्रिक्स दुनिया में रहते हो ना, उस कारण से आपको ये दिखाई नहीं देता। और मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा ऑफेंड इन दोनों का नाम सुनकर ही हो रहे होगे, लेकिन अब आप खुद देखो, बंगाल में जो इनका ग्रैंड लॉन्च है ना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखो आपको क्या मिलता है। देखिए, पढ़िए इसे, आप समझे? इसलिए मैं आपको हमेशा यह बात कहता हूँ कि खुद रिसर्च करो, तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। इस बिकाऊ और झूठी मीडिया के भरोसे मत बैठो। अब इसके अलावा गद्दार और नीच शिवाजी राव सिंधिया और उसका बेटा माधव राव सिंधिया, ये दोनों इसी सोसाइटी के मेंबर्स थे।
ये शिवाजीराव सिंधिया वही गद्दार है जिसके कारण हमारी 1857 की क्रांति असफल हुई थी, क्योंकि इसने हमारे क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय उन अंग्रेजों का साथ दिया था, हमारे देश को छला था। और इसके अलावा महान क्रांतिकारी झांसी की रानी को मरवाने का षड्यंत्र भी इसी ने रचा था, और वो भी अंग्रेजों के इशारों पर। आप ऐसा समझ लो कि ये अंग्रेजों का सबसे मेन पिट्ठू था 1857 के समय। 1894 में अंग्रेजी सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जमीन को हड़पने का कानून। और जमीन को हड़पने के कानून में हिंदुस्तान में डलहौजी नाम का एक कुख्यात अंग्रेज ऑफिसर था, वो मशहूर था। जहां जाता था, जिस राज्य में जाता था, उसी राज्य की जमीन हड़प लेता था। झांसी की स्टेट उसी ने हड़पी थी जिसके खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी अपने स्टेट को बचाने के लिए, उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने का काम जानते हैं किन लोगों ने किया? ये खानदिया सिंधिया खानदान। और ये सिंधिया खानदान वही है जिसके सपूत माधवराव सिंधिया आज भी हीरे की अंगूठी लेके हिंदुस्तान के मंत्री बनकर बैठते। ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी की हत्या करवाई थी अंग्रेजों के साथ साजिश करके। वो लोग आज भी इस देश को रूल करते हैं। वो गंदा खून जिसने अंग्रेजों की मदद से इस देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, वही खून आज भी इस देश में मंत्री बनकर बैठता। और इसके अलावा बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी इसी सोसाइटी के एक मेंबर थे। और आपको एक और बात बता दूं कि इस सोसाइटी ने अपने पांव हमारे भारत के महान और पवित्र धरा पर इन्हीं अंग्रेजों के बदौलत रखे थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो इन्हें हमारे देश में लाई थी। चौंक गए ना ये सुनकर, लेकिन यही सच है। अब इस सोसाइटी का क्या रोल था 1857 की क्रांति में, या फिर इनका अंग्रेजों से क्या रिलेशन है, तो ये हम समझेंगे अपने आगे आने वाले पार्ट्स में, क्योंकि वो ज़्यादा आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। लेकिन फिलहाल आप एक और बात सुन लो कि केवल सिंधिया खानदान ही नहीं था जो इस सोसाइटी का एक मेंबर था। ऐसी पूरी फहरिस्त है उन राजा महाराजाओं की जिन्होंने इनकी सोसाइटी को ज्वाइन किया था। लेकिन उस फहरिस्त में आप झांसी की रानी का नाम, या फिर तात्या टोपे का नाम, या फिर नाना साहेब का नाम, या फिर ऐसे किसी भी महान राजा या क्रांतिकारी का नाम नहीं पाओगे। क्यों? जब ये इतनी अच्छी सोसाइटी थी तो झांसी की रानी या अन्य किसी भी अच्छे राजा ने इन्हें ज्वाइन क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ये पता था कि ये एक शैतानी सोसाइटी है और यहाँ पर व्यक्ति को अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है? क्योंकि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि हमारे पूर्वज हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और अच्छे थे। और ये जो आप और हम मुहावरा यूज़ करते हैं कि तुमने तो अपनी आत्मा बेच दी, तो ये फ्रेज़ हमारे पूर्वजों ने ईजाद किया था और ये फ्रेज़ मुहावरा तो अब बना। लेकिन हमारे पूर्वज जब भी इस फ्रेज़ को यूज़ करते थे तो वो एक्चुअली में वही मीन करते थे जो वो कह रहे हैं। इसलिए हमारे महान पूर्वजों को जाहिल समझना बंद करो और इनको अच्छा समझना बंद करो। और अगर ये इतने ही अच्छे लोग हैं तो मेरा बस आपसे एक ही सवाल है कि ये अपने रिचुअल्स को ओपनली डिक्लेयर क्यों नहीं करते? आपको शायद नहीं पता, लेकिन इनके रिचुअल्स बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। अब आप खुद लॉजिकली सोचो कि अगर चोर की दाढ़ी में कोई तिनका है ही नहीं तो छुपा क्यों रहे हो? करो डिक्लेयर। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये लोग भयंकर काला जादू की रस्मों को अंजाम देते रहते हैं और ये लोग अपना काला चेहरा किसी के सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि लोग फिर इन्हें अच्छा नहीं समझेंगे ना। क्योंकि हमारी सोसाइटी में फिलहाल काले जादू को गंदा गिना जाता है, जो कि गिना भी जाना चाहिए। लेकिन ये लोग काले जादू को भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज और रोमांटिसाइज करने लग रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि हम कैसे विश्वास करें इन लोगों पर। ये लोग तो कहते हैं कि इनके रिचुअल्स इनके मेंबर्स में ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए होते हैं, लेकिन हम कैसे विश्वास करें? हम कोई सतयुग में तो जी नहीं रहे जहाँ झूठ नहीं चलता। ये घोर कलयुग चल रहा है जहाँ झूठ और पाप अरूज पर है। और ऐसी सोसाइटी जिस पर पहले से इतनी उंगलियां उठी हो, उस पर हम कैसे विश्वास करें कि वो हमें सच कह रही है कि उनके रिचुअल्स केवल अपने मेंबर्स में ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए होते हैं?
या फिर ये लोग जो अपने आप को सेक्युलर सोसाइटी कहते हैं वो भी कैसे विश्वास करें हम, ये लोग सच कह रहे हैं। और वैसे भी बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब ये लोग एक तर्क और भी देते हैं कि बिजनेस मीटिंग्स भी तो कोई ओपनली डिक्लेयर नहीं करता। अब माना कि बिजनेस मीटिंग्स को ओपनली डिक्लेयर नहीं किया जाता और उस हिसाब से इनके रिचुअल्स और सेरेमनीज को भी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बिजनेस मीटिंग्स के केस में बिजनेस किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है वो तो कम से कम हमें पता होता है ना। लेकिन इनके केस में हमें ये तक नहीं पता कि ये लोग वास्तव में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन हमें ये तक नहीं पता कि ये लोगों का वास्तव में मोटो क्या है। आखिर इतना इन्होंने हमें अंधेरे में रखा है। इनके घूम फिर कर बस यही दो स्टेटमेंट्स आते हैं। पहला कि इनकी सोसाइटी और इनके रिचुअल्स का मोटो ब्रदरहुड को प्रमोट करने का है, और दूसरा कि ये ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी पर्पस और सोशल रिफॉर्म्स को लाने के लिए चल रही है। बस यही दो दलीलें हैं इनके पास। बट ये बात बहुत ही बचकानी और इलॉजिकल लगती है कि कोई क्यों इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैरिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स, और बड़ी भी कितनी, जिसमें आज की डेट में दुनिया भर में 6 मिलियन मेंबर्स हो और अकेले इंडिया में लगभग 26,000, और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या दिखाई देता है इस सोसाइटी में कि उन लोग इसे ज्वाइन करते हैं। और अगर आप चैरिटी पर्पस के लिए इसे ज्वाइन करते हो तो वो तो आप इंडिपेंडेंट लेवल पर भी कर सकते हो। उसके लिए आपको इनको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट बुरी से बुरी सिचुएशन में भी चाहे कितना भी बड़ा फेवर आपको ऑफर किया जा रहा हो, लेकिन आपको इनकी सोसाइटी को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई मेरी सलाह। लेकिन अब आप देखो तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो भी सीक्रेट, इनके रिचुअल्स भी सीक्रेट, इनकी सेरेमनीज भी सीक्रेट, इनके हैंडशेक भी सीक्रेट, इनके डिस्कशंस और प्लानिंग्स भी सीक्रेट, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का करंट ओनर भी सीक्रेट। और ये तो छोड़ो, इन्होंने अपने मेंबर्स को पासवर्ड्स भी दे रखे हैं। अब आप खुद सोचो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इतने सीक्रेट्स रखने की ज़रूरत क्या है। और आपने किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है जो इतने सीक्रेट्स रखती हो, या फिर जिसके यहाँ रिचुअल्स भी होते हो? सेरेमनीज तक तो बात ठीक है, लेकिन रिचुअल्स कौन रखता है? डेफिनेटली ये लोग वो रिचुअल्स उस शैतान के लिए ही करते हैं। शैतान से याद आया, मुझे आपको एक और बात बतानी है, और वो ये कि इनकी हरकत एकदम भूतों जैसी होती है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति जब काला जादू करता है तो जब वो अपना कार्य उस भूत के द्वारा सिद्ध करवा लेता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा को वो भूत उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होती। वो भूत पीढ़ी दर पीढ़ी उसके वंश में जन्म लेने वाले हर बच्चे का पीछा करता रहेगा। एकदम सेम इनका भी ऐसा ही एटीट्यूड है। मतलब एक बार तुम यहाँ पर मेंबर बन गए तो तुम तो फंस ही गए, लेकिन साथ ही साथ आपके वंश में पैदा होने वाला हर बच्चा भी फंस गया, क्योंकि ये लोग फिर बुरी तरीके से चेप हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग ढंग से आपको प्रेशराइज करेंगे कि आपके बेटे और उसके भी बेटे को छक मारकर इन्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि जब आप किसी इनके मेंबर का इंटरव्यू सुनोगे तो मोस्टली लोग अपने ज्वाइन होने का यही कारण बताएंगे कि उनके बाप दादा भी इसी सोसाइटी में थे तो वो भी ज्वाइन हो गए। वो अलग बात है कि कई लोग अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते और कई लोग कर देते हैं। लेकिन अब आप एक और फैक्ट सुन लो इनके बारे में कि जब ये लोग मर जाते हैं ना तो ना इन्हें जलाया जाता है ना इन्हें गाड़ा जाता है। इन्हें जलाकर इनकी राख को गाड़ा जाता है, क्योंकि इनका ये बिलीफ है कि ये भी एक दिन फिनिक्स की तरह राख में से जी उठेंगे। और मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वॉल्ट डिज्नी को भी इसी प्रकार से गाड़ा गया था, जो कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वॉल्ट डिज्नी भी यही था, और इसीलिए उसके सारे कार्टून्स शैतानियत से भरे हुए होते हैं। और सिर्फ वॉल्ट डिज्नी ही क्यों, इन दोनों को भी इसी प्रकार से काटा गया था। ये दोनों भी बहुत बड़े शैतान के पुजारी थे। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इनके हर मेंबर को हमेशा इसी ढंग से गाड़ा जाए। मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे एल्बर्ट पाइक जो कि एक बहुत बड़ा शैतान का पुजारी था और इस सोसाइटी का एक डिक्लेयर्ड मेंबर भी, तो उसके मरने पर भी उसकी इच्छा यही थी कि उसे भी इसी प्रकार से गाड़ा जाए, लेकिन उसे सीधा ही दफना दिया गया। तो मेरे कहने का बस इतना सा ही मतलब है कि अगर इनके किसी मेंबर को इस ढंग से नहीं गाड़ा जाता तो वो इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो इस सोसाइटी का मेंबर ही नहीं था। बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है जिस कारण प्रथाओं को थोड़े समय के लिए बदलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या पता
कि किसी ने अस्थियों को विसर्जित करते समय बीच में ही उठा न लिया हो, इस प्रयोजन से कि उन्हें बाद में अपनी अलॉटेड जगह पर गाड़ दिया जाए। ये जस्ट मेरा एक स्पेकुलेशन है, बाकी आप सोचो कि सच क्या है। वैसे जो इनका रेड सिग्नेचर मैसोनिक एप्रन है जो ये लोग अपनी हर सेरेमनी में पहनते हैं, ये हूबहू मेल खाता है जीमेल के लोगों से। कितनी कोइंसिडेंस की बात है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर, और वो है ये भी एक शैतानी डिक्लेयर सीक्रेट सोसाइटी है जो इसी रिलीजन को फॉलो करती है। ये सोसाइटी भी इसी के अंडर काम करती है और इसका एक और भी नाम है जो कि है ब्रदरहुड ऑफ डेथ। अब आप सोचो कि आपको इस नाम को सुनकर क्या शैतानी फील नहीं आ रही। ब्रदरहुड ऑफ डेथ, कितना शैतानी नाम है ये। इनका नाम ही सब कुछ बयान कर रहा है इनके बारे में। और इसके अलावा ये लोग अपनी जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उन्हें ये नाम देते हैं टॉम्ब। जैसे ये सोसाइटी अपनी बिल्डिंग्स को लॉन्च कहती थी, वैसे ही ये सोसाइटी भी अपनी बिल्डिंग्स को टॉम्ब कहती है। अब टॉम्ब का शाब्दिक अर्थ होता है मकबरा, मतलब जहाँ मुर्दों को गाड़ा जाए, जो मुर्दों का घर हो, मुर्दा घर, मतलब फिर से मनहूस नाम। अब आप खुद सोचो कि इन्हें मौत से इतना प्यार क्यों है। और इसके बाद ये लोग अपने मेंबर्स को बोन्स मैन कहते हैं। अब अगर ये कोई शैतानी सोसाइटी है ही नहीं तो ये लोग इतने क्रीपी नामों का यूज़ क्यों कर रहे हैं, सोचो ज़रा। और ये सोसाइटी हर साल 15 मेंबर्स को येल यूनिवर्सिटी, जो कि इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से रिक्रूट करती है और उसे टैब डे के नाम से जाना जाता है। और वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि येल्स यूनिवर्सिटी में केवल यही सोसाइटी काम नहीं करती, और भी दो है। ये दोनों भी सीक्रेट सोसाइटीज़ है। अब वो बात अलग है कि इनका नाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में सामने नहीं आता, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ही शक है कि एक ही छत के नीचे 3 डिक्लेयर्ड सीक्रेट सोसाइटीज़ हो और केवल एक ही का नाम आता हो शैतानी कामों में। ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए क्योंकि या तो वो दोनों सीक्रेट सोसाइटीज़ ना हो, लेकिन वो तो है। और जब 3 सीक्रेट सोसाइटीज़ एक छत के नीचे काम करती हो और एक का नाम वैसे शैतानी कामों में खुलकर आता हो, तो शक तो अपने आप हो ही जाता है। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि हो सकता है कि तीनों सोसाइटीज़ एक साथ मिलकर ही काम करती हो अपने वही शैतानी एजेंडास पर। और अगर हम पर्टिकुलरली इस सोसाइटी की बात करें तो इनके मेंबर्स भी सारे इलीट और पावरफुल लोग ही होते हैं जो इनके काम आ सके, जो इनके शैतानी एजेंडास को आगे ले जा सके। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी इसी सोसाइटी का एक डिक्लेयर्ड मेंबर था। और इसका बाप जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, वो भी इसी सोसाइटी का डिक्लेयर्ड मेंबर था। ये दोनों बाप बेटे अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिक्लेयर्ड इसी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। अब इस सोसाइटी का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मोटो क्या है ये किसी को नहीं पता। क्यों एग्जिस्ट करती है वो भी नहीं पता। क्या काम करती है वो भी सीक्रेट। रिचुअल्स और सेरेमनीज वो भी सीक्रेट। मतलब हद होती है लोगों को चूना लगाने की। अब एक और सवाल मेरा आप लोगों से कि अगर ये इतनी ही सीधी सादी निर्दोष सोसाइटी है जैसा ये प्रिटेंड करते हैं, तो इनके सारे मेंबर्स इतने इलीट क्यों होते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट, सीक्रेट एजेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप बस नाम लेते जाओ। हर जगह पर आपको इनके लोग घुसे हुए मिल जाएंगे और इनका कोई भी मेंबर आपको फटीचर नहीं मिलेगा। और अगर कोई फटीचर इन्हें ज्वाइन भी करेगा तो उसको किसी बड़े पद पर बिठाना इनके बाएं हाथ का खेल है। अब आप खुद सोचो कि कितनी पावर इनके हाथ में होगी जब इतने बड़े बड़े पदों पर इनके मेंबर्स बैठे हो। अब इतने बड़े बड़े पदों पर इनके मेंबर्स है तो वो बात तो चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कम से कम हमें इस सोसाइटी के होने का मोटो तो पता हो। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। नहीं तो हम कैसे विश्वास करें कि ये लोग अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे हमारे अगेंस्ट। अब एक बात और नोट करने वाली है कि इनका सिंबल है एक खोपड़ी के नीचे 2 हड्डियां और उसके नीचे लिखा है नंबर 322। अब ये नंबर 322 के पीछे का सिग्निफिकेंस जो ये लोग बताते हैं वो ये है कि 322 बीसी के समय को रिप्रेजेंट करता है, जब एथेंस में लेमियन वॉर खत्म हुई थी विद द डेथ ऑफ डेमोस्थेनेस, और एथेंस में डेमोक्रेसी को डिसॉल्व करके प्लूटोक्रेटिक सिस्टम को अप्लाई किया गया था। ये तो हो गई इनकी एक्सप्लेनेशन, बट अब आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से एक गलत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सही कारण तो बहुत ही पर्सनल होगा जो सिर्फ इन्हें ही पता है। और हाँ, प्लूटोक्रेटिक सिस्टम को राजशाही से कंफ्यूज मत करना।
वैसे ये जो इनका सिंबल है, एक समय पर पायरेट्स का भी यही सिंबल हुआ करता था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर, और वो है ये। अब ये कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, यह इन्हीं का ही एक अड्डा है, एक कैंप जैसा है कैलिफोर्निया में, जहाँ ये एलीट लोग हर साल सीक्रेटली मिलते हैं अपने आगे के प्लान्स डिस्कस करने के लिए, जो ये लोग हमारे अगेंस्ट प्लान करेंगे। और ये जो इनकी गैदरिंग होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, जैसे बड़े बड़े बैंकर्स, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, मीडिया के लोग, और जो भी लोग पावर में हैं, और भी ना जाने कौन कौन। और बात इतनी सीरियस तब हो जाती है जब इस भीड़ में अमेरिका के 4 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी शामिल हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश, रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रेगन। ये चारों हर साल इस गैदरिंग को अटेंड करते थे। यहाँ पर ये लोग हर साल गैदर होकर प्लानिंग तो करते ही थे, बट साथ ही साथ भयंकर काले जादू की रस्मों को भी अंजाम देते थे, जिससे इनके एजेंडास में जो भी रुकावटें हो वो दूर हो जाती थी। अब ये सब मैं कोई अपने मन से बनाकर बातें नहीं कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्डेड है। Not with me, Swain, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. Once again, midsummer sets us free. अब ये लोग तो नास्तिक है नहीं हमारी तरह, हम तो इतने इंटेलिजेंट है जो नास्तिक बन बैठे हैं। ये लोग तो पागल है जो शैतान और भगवान दोनों में ही मानते हैं। बट माइंड माय फ्रेंड्स, ये लोग भगवान और शैतान दोनों में ही मानते हैं, बट सेवियर अपना शैतान को ही मानते हैं। वैसे आयुर्वेदा में ये कहा गया है कि जिनके कर्म बहुत ही नीच लेवल के होते हैं, उनकी मति भी तामसी हो जाती है, और जिनकी मति तामसी हो जाती है वो हर अच्छी चीज़ को बुरा और हर बुरी चीज़ को अच्छा समझते हैं। अब अगला टर्म है ये भी कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, ये भी इनका एक प्लानिंग करने का एक अड्डा है। बेसिकली एक होटल है जिसका नाम है ये। यहाँ पर हर साल 120 से 150 लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें होते हैं बड़े बड़े बैंकर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया हाउसेस के चेयरमैन। ये लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं टू प्लान देयर फ्यूचर मूव्स। इनमें से एक था ये शख्स जो कि एक बहुत ही मशहूर इस ग्रुप का मेंबर था। अब ये लोग कहते तो है कि हम लोग बस इसलिए मीटिंग रखते हैं ताकि एक और वर्ल्ड वॉर के खतरे को टाल सके, और भी उन्होंने बहुत सारे जनहित के कारण दे रखे हैं। बट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो कि ये लोग कहते और करते हर चीज़ उल्टी है, तो इसीलिए ये लोग हमारे भले के लिए नहीं बल्कि हमारे बुरे के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो हम लोगों की तबाही के लिए और इसके आने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए, मतलब कि इस एजेंडा के लिए वहाँ मीटिंग्स होती हैं। और उससे भी बड़ी बात जो शक को और बढ़ा देती है कि मीटिंग के टाइम वहाँ कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी और व्यक्ति अलाउड नहीं है। और जो अटेंडीज होते हैं उन्हें भी कुछ रिवील करना अलाउड नहीं होता, नहीं तो आप समझ ही सकते हो कि उनके साथ क्या होगा। और वैसे भी बिना आग के धुआं नहीं उठता।
अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये लोग कैपिटलिस्ट डोमिनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ मिलते हैं, बट मैं उन लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि ये बहुत ही छोटी सोच है। ये बेसिकली उन लोगों की सोच है जो लोग नास्तिक होते हैं और उस कारण से इस सच को स्वीकार नहीं कर पाते कि ऐसा भी कोई एजेंडा है जिस पर काम चल रहा है, क्योंकि इस एजेंडा में सारी चीज़ें लिंक्ड है आदि दैविक जगत से, और ऊपर से बहुत ही कड़वा सच है जिसे स्वीकारने के लिए बहुत सारा करेज चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको आपका दोस्त होने के नाते केवल यही सलाह दूंगा कि आप परिस्थिति की गंभीरता को समझने की चेष्टा करो। ये लोग पागल नहीं हैं जो ये लोग शैतान को बलिया चढ़ा चढ़ा कर दिन प्रतिदिन ताकतवर बनाए जा रहे हैं, और ना ही शिवाजी महाराज पागल थे जो भगवान की इतनी भक्ति करते थे। इनको अनुभव होते थे तभी इनकी श्रद्धा टिकी होती थी, और इनको भी इनके लेवल के अनुभव होते होंगे तभी इनकी श्रद्धा इनके आका के प्रति टिकी हुई है। अब साफ शब्दों में कहूँ तो पागल तो हम लोग हो गए हैं, या यूं कहूँ कि इन्होंने हमें बुरी तरीके से पागल बना डाला है। इसलिए एवोल्यूशन थ्योरी को सच मानना छोड़ दो। अब मैं टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, सॉरी फॉर डैट, बट बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी। बाय द वे, इनका ये जो मीटिंग्स करने का सिलसिला है वो 29 मई 1954 से शुरू हुआ था। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना इतने टर्म्स में। देखो, जहाँ मीटिंग्स होती है उस होटल का नाम है ये, और वहाँ जो मीटिंग्स होती है उस मीटिंग को कहते हैं ये, और जो मीटिंग्स करता है उस ग्रुप को कहते हैं ये। क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर, और वो है नाइट्स एंड टेम्पलर्स। ये सबसे वेल्दीएस्ट और सबसे पॉपुलर मिलिट्री ऑर्डर माना जाता है वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के इतिहास में, परंतु सबसे मिस्टीरियस और सबसे सस्पिशियस ऑर्गेनाइजेशन भी थी ये। नाइट्स और टेम्पलर्स को साल 1118 में जेरूसलम में बनाया गया था। इस संगठन को शुरुआत में बनाया गया था उन लोगों की सुरक्षा के लिए जो लोग वहां आते थे वहां के क्रिश्चियन तीर्थ स्थलों में प्रेयर करने के लिए, क्योंकि उस समय जो भी क्रिश्चियन जेरूसलम आता था अपने तीर्थ स्थलों को विजिट करने, उसे वहां के डाकू और लुटेरे लूट कर मार डालते थे। अब सुनने में तो ये लोग आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट है। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये लोग इंतहाई ताकतवर होते चले गए, मिलिट्री लेवल पर भी और फाइनेंशियली भी। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 1149 में वहाँ के पोप के द्वारा इनके लिए सारे टैक्स माफ़ कर दिए गए और इनको बहुत सारे स्पेशल राइट्स भी दे दिए गए। यूरोप के अलग अलग राजाओं की तरफ से इन्हें भर भर के डोनेशंस आती थी। सिप्रस जो आइलैंड था वो भी पूरा का पूरा इनके कब्जे में आ चुका था। अब बिके हुए इतिहासकार ये कहते हैं कि इनकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर तब का राजा इनसे जेलस और इनसिक्योर होने लगा, और इसीलिए उसने इन पर डेविल वर्शिपिंग और होमोसेक्सुअलिटी जैसे कई इल्ज़ाम लगवाकर इन्हें एग्जीक्यूट करवा दिया। अब ये तो हो गई इन बिके हुए इतिहासकारों की बकवास, लेकिन अब आप सच सुनो तो सच ये है कि ये लोग वास्तव में ही डेविल वर्शिपर्स थे। नो वंडर कि क्यों आज इन्हें इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि ये नाइट्स एंड टेम्पलर्स इसी सोसाइटी का ही ओल्डर वर्जन थे। मतलब ये सोसाइटी पहले नाइट्स एंड टेम्पलर्स के नाम से ही चलती थी। वैसे तो उस समय के राजा ने इनका भर भर के एग्जीक्यूशन किया था, बट स्टिल उनमें से कुछ लोग बच गए थे, और कहा जाता है कि फिर उन्हीं लोगों ने इस सोसाइटी का निर्माण किया था। मतलब एक चोला उतार कर दूसरा चोला ओढ़ लिया। अब आपने बहुत जगह इनके बारे में ऐसा भी सुना होगा कि ये लोग बहुत ही पावरफुल, फियर्स और डिसिप्लिन वॉरियर्स थे। अगर मान भी लिया जाए कि ये लोग वास्तव में पावरफुल, फियर्स और डिसिप्लिन भी थे, तो उससे क्या? उससे इनके पाप क्षमा योग्य हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब आप पूछोगे कि इन्होंने किया क्या था, तो जो कि ये लोग इसी सोसाइटी का ही ओल्डर वर्जन थे, तो ये लोगों ने वो हर काम किया होगा जो ये लोग आज कर रहे हैं। शैतानी रस्मों से लेकर अपने इस एजेंडा पर काम करने तक सब कुछ इन लोगों ने किया होगा। इनके सारे मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत ही खुफिया होते थे, जैसे आज होते हैं, बट इन नटशेल दे वर नॉट गुड, नॉट एट ऑल। आज जो इन्हें मूवीज़ और वीडियो गेम्स के थ्रू इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इतना महान और इतना निर्दोष दिखाया जा रहा है, वो बस इसीलिए क्योंकि दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया इनके हाथों में चली गई है, और इसीलिए जितनी भी मूवीज़ और वीडियो गेम्स बनती है उन पर इनका पूरा कंट्रोल होता है। तो क्यों ये ग्लोरीफाई नहीं करेंगे इनको? ये इस बात का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आज हर अच्छी चीज़ को बुरा और हर बुरी चीज़ को अच्छा दिखाया जा रहा है।
आपने ऐसी कुछ बातें और भी सुनी होगी इनके बारे में कि ये लोग भले ही अमीर थे बट इन्होंने अपनी वेल्थ का यूज़ अपने ऊपर कभी नहीं किया, हमेशा गरीबों को दान करते रहे और कभी अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं किया। अब अगर आप मेरी राय मानो तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इन सब बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो, ये सब केवल हवाई बातें हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं दोस्तों जहाँ हर अच्छी चीज़ को बुरा और हर बुरी चीज़ को अच्छा दिखाया जा रहा है, चाहे वो नाइट्स एंड टेम्पलर्स हो, चाहे वो पायरेट्स हो, चाहे वो असासिन्स हो या फिर चाहे वो निंजाज हो। ये सब बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि यही वो लोग थे जिन्होंने इस खटारा बैंकिंग सिस्टम का सबसे पहले इजाद किया था। कैसे? तो जब क्रिश्चियन ट्रैवलर्स अपने तीर्थ स्थलों में विजिट करने आया करते थे ना, तो उन्हें डाकू और लुटेरे लूट लिया करते थे। तो कहा जाता है कि नाइट्स एंड टेम्पलर्स ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें वो क्रिश्चियन ट्रैवलर्स अपने सारा माल और पैसा इन्हें दे दिया करते थे और बदले में नाइट्स एंड टेम्पलर्स इन्हें कागज के टुकड़े दे दिया करते थे। तो इससे लूट का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया और जब उन ट्रैवलर्स का घूमना हो जाता था तो वो पर्ची दिखाकर उन्हें उनका सामान वापस मिल जाता था। अब ये तरीका शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, बट जब कोई इस तरीके को यूज़ करके सारा सोना खुद हड़प कर बैठ जाए और हमें बदले में ये कागज़ के टुकड़े दे दे, और जब कोई इस सोने के सिक्कों को दोबारा से शुरू करना चाहे तो उसे तानाशाह घोषित करके बेदर्दी से मरवा दे, तो ये बात बहुत गलत है। वैसे भी आजकल सही हो क्या रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दूं कि गॉडफ्रे नामक शख्स जब जेरूसलम का पहला राजा बना तब उसने इसको अपने जेरूसलम के मेन सिंबल के तौर पर रख दिया। अब बात कुछ ऐसी है कि ओरियो बिस्किट के ऊपर भी डिट्टो वैसा ही सिंबल बना हुआ है। अब आप डिसाइड करो कि ये इंटेंशनल है या कोइंसिडेंस। वैसे ओरियो बिस्किट्स ड्रग्स जितनी एडिक्टिव होते हैं और हार्मफुल भी। अब आप खुद ही डॉट्स को कनेक्ट करो। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैं इन्हें सीक्रेट सोसाइटी कहे जा रहा हूँ, तो अगर ये वास्तव में ही इतने सीक्रेट हैं तो मुझे कैसे पता इनके बारे में। तो ये जो भी जानकारी मैंने आपको वीडियो के इस पार्ट तक दी वो सभी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, नथिंग सीक्रेट। क्योंकि वीडियो के मेन और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तक बढ़ने से पहले ये भूमिका बनाना और आपको इन चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी देना आवश्यक था, क्योंकि कई व्यूअर्स तो ऐसे भी होंगे जिन्हें इन सब चीज़ों का ABC भी नहीं पता होगा। और जहाँ तक बात रही इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के खुफिया होने की, तो ये खुफिया इस कारण से खुफिया नहीं है कि इनका नाम खुफिया हो, बल्कि जो इनके काम है वो खुफिया है। जो इन्होंने अपना एक अलग पैरेलल वर्ल्ड जैसा बना रखा है इसी दुनिया में, वो खुफिया है। एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सीक्रेट सोसाइटी। गॉट इट? अब केवल इतनी ही सोसाइटीज़ नहीं होगी इनके अंडर में, सैकड़ों होगी, बट वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है। लेकिन आपको कोई और पता है जो मेरे से मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरी किसी भी आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली काउंटर कर सकते हैं तो वो बात भी आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो भी मैंने आपको इनके बारे में बताया है वो सिर्फ हवाई बातें हैं, तो आप तीसरे और चौथे पार्ट का इंतज़ार कीजिए, उसमें आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। आगे की वीडियोस तो और भी धमाकेदार होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप सारी देखो। और जो कि इस चैनल का भविष्य बहुत ही अनिश्चित है, इसलिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां पर मैं आपको और खुलकर सब कुछ बता पाऊंगा। और अगर ये चैनल इन फ्यूचर डिलीट भी हो गया तो भी हम वहां कनेक्टेड रह पाएंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।